क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत जाए और फिर जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए? बिल्कुल, भारत में ये एक दौर था और इसी चलन को रोकने के लिए एक बहुत ही जरूरी कानून लाया गया, दल बदल विरोधी कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए आज इसी की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन सबसे पहला और वाजिब सवाल तो यही उठता है कि भाई आखिर नेताओं को पार्टी बदलने से रोकने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे 1960 और 70 के दशक में। उस दौर में ना भारतीय राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड शुरू हो गया था। जो भी विधायक या सांसद चुनकर आते थे वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी पार्टियां बदलने लगे थे। और इसी चलन को एक मजेदार नाम मिला, आया राम गया राम। ये मुहावरा असल में हरियाणा के एक विधायक गया लाल जी से जुड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने एक ही दिन में, जी हाँ एक ही दिन में, कई बार पार्टी बदल ली थी। सोचिए जरा, ये दिखाता है कि उस वक्त हालात कितने अस्थिर थे। और इस आया राम गया राम वाली राजनीति के जो नतीजे थे वो बहुत गंभीर थे। सरकारें स्थिर नहीं रह पाती थीं, बार बार गिर जाती थीं। नेताओं की खरीद फरोख्त, जिसे हम अक्सर हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो एकदम आम बात हो गई थी। इसका सीधा असर जनता पर पड़ा। वोटर्स का भरोसा टूटने लगा और हमारे लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हीं पर सवाल खड़े होने लगे। तो जाहिर है इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत कानूनी समाधान की जरूरत थी। और वो समाधान था दल बदल विरोधी कानून। अगर इसे सीधे सीधे शब्दों में समझें तो इस कानून का मतलब ये है कि अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि, चाहे वो एमपी हो या एमएलए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो साल था 1985 जब 52वें संविधान संशोधन के जरिए इस कानून को लागू किया गया। इसी संशोधन से हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल से जुड़े ये सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं। तो चलिए अब जरा इस कानून के रूल्स को समझते हैं। मतलब वो कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई ठहराया जा सकता है। कानून में इसके 4 मुख्य आधार दिए गए हैं। पहला, अगर कोई सदस्य खुद ही अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे। दूसरा, अगर वो पार्टी के विप के खिलाफ जाए। विप मतलब पार्टी का एक ऑफिशियल ऑर्डर कि आपको इस मुद्दे पर ऐसे वोट करना है या नहीं करना है। तीसरा, अगर कोई निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। और चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर शपथ लेने के 6 महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ये फाइनल फैसला लेगा कौन कि सदस्यता रद्द होगी या नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। दल बदल के मामलों में आखिरी फैसला लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। लोकसभा में ये पावर स्पीकर के पास है और राज्यसभा में चेयरमैन के पास। हालांकि यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस व्यवस्था की अक्सर आलोचना होती है कि स्पीकर या चेयरमैन का फैसला कई बार पक्षपाती हो सकता है या उसमें बहुत ज्यादा देरी हो सकती है। अब देखिए, कानून तो बन गया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल था। एक ऐसी कमी थी जिसका नेता जम के फायदा उठा रहे थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक और बड़ा बदलाव किया गया। 2003 से पहले कानून में एक स्प्लिट यानी विभाजन का नियम था। इसके हिसाब से अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 विधायक या सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती थी। लेकिन 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए इस लूपहोल को बंद कर दिया गया। अब सिर्फ मर्जर यानी विलय की इजाजत है, और वो भी तब जब किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हों। इस कानून ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने में तो काफी मदद की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बहस को भी जन्म दिया जो आज तक जारी है, स्थिरता बनाम स्वतंत्रता। चलिए इस कानून के दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। इसके पक्ष में लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक स्थिरता लाता है, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी गंदी राजनीति को रोकता है और जनता के दिए हुए वोट का सम्मान करता है। वहीं इसके खिलाफ तर्क ये है कि ये कानून सांसदों और विधायकों की बोलने की आज़ादी को कम करता है, पार्टी लीडरशिप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है, और जैसा हमने पहले भी बात की, स्पीकर का फैसला पक्षपाती हो सकता है या उसमें देरी हो सकती है। तो असल में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि ये कानून स्थिरता तो लाता है, लेकिन
क्या ये एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी आवाज, उसकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की कीमत पर आता है? क्या एक सदस्य को हमेशा पार्टी के साथ ही चलना चाहिए, भले ही वो उस बात से सहमत ना हो? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं। संक्षेप में कहें तो इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ था। 3 चीजें हासिल करनी थी। पहला, राजनीतिक दल बदल को रोकना। दूसरा, सरकारों को बार बार गिरने से बचाना। और तीसरा, नेताओं की खरीद फरोख्त मतलब उस भ्रष्टाचार को खत्म करना। इस कानून ने बहुत कुछ हासिल किया है, ये सच है, लेकिन इसकी अपनी कमियां और चुनौतियां आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इतने सालों और बदलावों के बाद क्या भारत के दल बदल विरोधी कानून में एक और सुधार की